साल तक, क्योंकि मैंने जो देखा है कि मतलब जब प्राइवेट बेच डलती है तो थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा जरूर चला ही जाता है फार्मिंग के ऊपर। तो फिर मैं जो है इक्विपमेंट के ऊपर जो है थोड़ा सा फोकस मेरा कम हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा इक्विपमेंट वाला फोकस जो है कम रहे, तो इसके कारण दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज मैं आप सभी फार्मर भाइयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं, और जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वह पूरी जो है ईसी फार्मिंग को लेकर है। और जितने भी ईसी फार्मिंग से संबंधित जितने भी डाउट्स है वो जो है मैंने नोट कर लिया है, और उन डाउट्स के ऊपर जो है मैं वीडियो बनाऊँगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी डाउट है वो जो है मैं पूरी तरीके से क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो ये तो हो गया। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा इस फार्म के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि अभी जो है मेरे पास में करीब 30 से 32 नग जो है फ्रेश बर्ड जो बचे हुए हैं। चूँकि मार्केट थोड़ा डाउन रहा और उसके कारण जो लिफ्टिंग नहीं हो पाई, मतलब कुछ मैंने बचा लिए थे कि मार्केट में हम लोकल में थोड़ा सा बेच देंगे, तो वो नहीं हो पाया। तो मैं कल जो है इनको बेच के और इस फार्म को साफ सफाई जो है इसकी साफ सफाई कर दूंगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब इसी के साथ में मैं ये चीज़ बता दूं कि ये वाली बेच जो है मैंने प्राइवेट डाली थी। अब जो नेक्स्ट बेच जो है वो मैं डालूंगा सिमरन कंपनी के साथ में इंटीग्रेशन फार्मिंग में। अब उसका वो भी मैं उसका कारण बता दूं, क्योंकि चूंकि हो मेरे साथ में जो है वर्कलोड थोड़ा सा मेरा बढ़ गया है। कंट्रोल पैनल और बाकी जो है दूसरे जैसे एग्जॉस्ट फैन, कूलिंग पैड और निपल रिंग का सिस्टम और जीए फ्रेम, और इनका जो है काम मेरा और बढ़ गया है। और भी काम जो है मैंने ले लिया है हाथ में, जैसे कि ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन का काम, कुछ इंस्टॉलेशन का भी काम थोड़ा सा मेरा बढ़ गया है। तो उसके कारण थोड़ा सा अगर मैं प्राइवेट बेच अगर डालता हूं तो मुझे कच्चा माल भी खरीदना पड़ता है, दाना भी बनाना पड़ता है, और उसके बाद में फिर मुझे सब व्यवस्था मुझे अकेले को ही करना पड़ता है। तो उसके कारण जो है मैं प्राइवेट बेच नहीं डाल रहा हूं, और मैं सिमरन कंपनी के साथ में इंटीग्रेशन में बेच डालूंगा। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा वर्कलोड बढ़ने के कारण जो है मैं कंपनी के साथ में इंटीग्रेशन फार्मिंग करूंगा आने वाले 1 साल तक। क्योंकि मैंने जो देखा है कि मतलब जब प्राइवेट बेच डलती है तो थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा जरूर चला ही जाता है फार्मिंग के ऊपर। तो फिर मैं जो है इक्विपमेंट के ऊपर जो है थोड़ा सा फोकस मेरा कम हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा इक्विपमेंट वाला फोकस जो है कम रहे, तो इसके कारण जो है मैं अभी इंटीग्रेशन फार्मिंग करूँगा। ये तो हो गया फार्मिंग के बारे में। तो दोस्तों, मैं ये सब जानकारी जो है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस आने वाली जो बैच में जो मेरी तैयारी रहेगी वो मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। जस्ट एक देखिए, फार्म जो है पूरी तरीके से जो है कर्टन जो है पुराने हो चुके हैं और ये पूरी तरीके से लगभग फट चुके हैं। तो मैं सारे कर्टन चेंज करूंगा। तो कैसे चेंज करूंगा ये भी मैं बताऊंगा। चेंज करने के बाद में जैसे ये जो मैंने फॉल सीलिंग करने के लिए जो तार जो प्रयोग किया था, ये तार भी जो है मैं चेंज करूंगा। जहाँ जहाँ पे टूट गए ये सब वापस कुल मिला के रिनोवेशन करूंगा। जहाँ जहाँ से कर्टन फट गए हैं, ये देखिए यहाँ से फट गए हैं, तो मतलब जहाँ जहाँ से फट गए हैं तो मैं रिनोवेशन करूंगा, फार्म को रिपेयर करूंगा एक प्रकार से। तो उसमें जो है मैं कैसे नए सिरे से ही एक प्रकार से फार्म बना रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा देखने में भी आसानी रहेगी और थोड़ा समझने में भी आसानी रहेगी। उसके बाद में मैं इस नेक्स्ट जो बेच रहेगी पूरी तरीके से स्टैंडर्ड के तरीके से ही फार्मिंग करके आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा वो जो फार्मर भाइयों के जो बहुत सारे फार्मर भाइयों के डाउट है वो सारे जो है डाउट्स में इस आने वाली जो बेच में वो दूर करूंगा। वो कैसे करूंगा और मैं डेली वीडियो बना के बताऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए 10 मिनट डेली निकालना पड़े, तो मैं डेली वीडियो जो है बनाऊंगा और पूरा जो है स्टेटस आपको पूरा बताऊंगा, ताकि फार्मर भाइयों के मन में इसी फार्मिंग को लेकर, मेरा उद्देश्य है कि इसी फार्मिंग को लेकर कोई डाउट नहीं रहे। तो चलिए हम समझते हैं इसी फार्मिंग के जो डाउट्स हैं जो मैंने एनालाइज किए हैं उसके ऊपर। पहला जो है बर्ड डेंसिटी। बहुत सारे फार्मर भाई जो पूछते हैं कि क्या कंपनी क्या या फिर हम अगर हमारे खुद से अगर हम फार्म बना रहे हैं तो क्या हम 0.75 स्क्वायर फीट या फिर 0.80 या फिर 1 स्क्वायर फीट के हिसाब से हम बर्ड प्लेस कर सकते हैं। तो ये डाउट भी मैं जो है दूर करूंगा। मैं जो नेक्स्ट जो बेच रहेगी उसमें 0.80 के हिसाब से मैंने बात कर ली है मैनेजर सर से। और क्योंकि चूंकि ये भी जो है सिमरन कंपनी में भी यह जो है पहला ही इसी फार्म रहेगा, तो उनके ऊपर जो है उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि क्यों कोई अगर बेच में कोई परफॉर्मेंस नहीं बिगड़ जाए। तो इसके कारण बड़ी मुश्किल से मैंने जो है 0.80 के लिए मैंने उनको मना लिया है। परफॉर्मेंस अच्छे जाएगा तो बोले, उन्होंने तो ये भी बोला है कि 0.75 पे भी जो है हम अगला बेच हम आपको दे देंगे। ये हो गया हमारा क्लियर। तो कुल मिला के जो पहला डाउट है ये डाउट हम जो है नेक्स्ट बेच में दूर करेंगे। 0.80 स्क्वायर फीट पे जो है हम बर्ड से लेंगे। ठीक है। दूसरा, निप्पल लाइन में जो है वाटर कंजप्शन कम होता है। बहुत सारे फार्मर भाइयों के मन में डाउट है कि निप्पल लाइन में जो है बर्ड पानी नहीं पीता, जो
है ऑटो ड्रिंकर में चोंच भर के पानी पीता है। तो मैं ये डाउट में इस बैच में जब हम बैच डालेंगे तो मैं आपके सामने एक भी चिक ड्रिंकर नहीं लगाऊंगा और ब्रूडिंग भी हम विदाउट चिक ड्रिंकर के ही करेंगे। मतलब ये साबित करना है, साबित नहीं, हमें किसी को साबित नहीं करना है, किंतु हमारा कार्य करना है। मतलब क्योंकि मैं करते हुए भी आ रहा हूं तो मुझे ऐसा कोई इसमें कोई नयापन नहीं लग रहा है, किंतु फार्मर भाइयों के लिए मैं जो है पहले से मैं बता रहा हूं कि जब भी हम चिक्स प्लेस करेंगे तो हम इसमें जो है कोई अलग से हम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे। हम निप्पल में ही बर्ड को जो है पानी हम पिलाएंगे। बाकी फीडिंग के लिए हम पेपर फीडिंग करवाएंगे, टर्बो फीडिंग करवाएंगे, वो सब चीज़ें होगी। ठीक है। तीसरा, टेम्परेचर कंट्रोल। बहुत सारे फार्मर भाइयों के मन में ये भी डाउट है कि कितना टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। तो अब चूंकि अब हम जो है मैंने जो नया कंट्रोल पैनल जो बनाया है वो नया कंट्रोल पैनल में मैं 2 टेम्परेचर कंट्रोलर लगा रहा हूँ। उसमें एक रहेगा टेम्परेचर कंट्रोलर फार्म के अंदर का, दूसरा टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा फार्म के बाहर का, ताकि मैं एक ही कंट्रोल पैनल में आपको दिखा सकूं कि फार्म के अंदर के टेम्परेचर, फार्म के अंदर का कितना टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है और फार्म के बाहर कितना टेम्परेचर है, जिससे फार्मर भाइयों को थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये वास्तविकता में ये फार्म जो है इस प्रकार से काम करता है। और चौथा जो है ब्रूडिंग ऑन ईसी फार्म। बहुत सारे फार्मर भाई अभी भी मतलब डाउट ये है कि ईसी फार्म में ब्रूडिंग कैसे करते हैं। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखिए, ब्रूडिंग को हम पहले समझते हैं। ठंड के समय में हम देखते हैं कि हमें टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 33 डिग्री, किंतु वास्तविकता में टेम्परेचर हम देखते हैं कि 18 डिग्री 17 डिग्री 25 डिग्री जो भी टेम्परेचर रहता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ब्रूडर चलाते हैं XYZ, हम कोई सा भी जो है माध्यम चलाते हैं गर्मी हीट देने का, और हमने मान लो उसमें जो ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया वो 33 डिग्री पे जाएगा और ऑटोमेटिक जो है जाके बंद हो जाएगा। अब जैसे ही थोड़ी देर में 33 डिग्री से टेम्परेचर कम हो जाएगा तो और मान लो 32 हो गया 31 हो गया, फिर वापस जो है रिले जो है चालू हो जाएगी। वो ब्रूडर का जो सेंसर रहेगा वो सेंसर जो है रिले को ऑन कर देगा और टेम्परेचर जो हमारा ब्रूडर है वापस चालू हो जाएगा, फिर टेम्परेचर मेंटेन कर देगा कितना, 33 डिग्री। अब ये हो गया हमारा विंटर सीजन में ब्रूडिंग का करने का तरीका। अब जस्ट इसका उल्टा होता है इसी फार्मिंग में टेम्परेचर कंट्रोल करने का तरीका। किंतु मैं उससे पहले जो समर सीजन में आपको जो ब्रूडिंग करने का मैं पहले तरीका बता दूं। अब समर सीजन में हमें टेम्परेचर कितना चाहिए, 33 डिग्री, किंतु वास्तविकता में फार्म के बाहर का टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री। तो अब बाहर का टेम्परेचर भी अगर 45 रहेगा, स्वाभाविक सी बात है अंदर भी टेम्परेचर जो है 45 ही रहेगा, या 1 या 2 डिग्री कम रहेगा थोड़ा सा मतलब पैक होने के कारण। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हीटर चलाकर जो है हम टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। किंतु अब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और फार्म के अंदर का टेम्परेचर हमें कम चाहिए, क्योंकि 45 डिग्री रहेगा तो डिहाइड्रेशन से मुर्गियों की जो है मोर्टलिटी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हमने 33 डिग्री पे टेम्परेचर कंट्रोलर को सेट कर देंगे। तो जैसे ही टेम्परेचर 33 डिग्री से ऊपर जाएगा, मान लीजिए 45 डिग्री चले गए, तो कूलिंग पैड से जो है हम फार्म के अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे गर्मी के समय में और 33 डिग्री पे लाके छोड़ देगा। तो फार्म के अंदर का टेम्परेचर गर्मी के समय में हमें कूलिंग पैड से टेम्परेचर को कंट्रोल करना रहेगा और ठंड के समय में हमें टेम्परेचर बढ़ाना रहेगा। तो ये हो गया हमारा जो है ब्रूडिंग करने का तरीका। मतलब ये इसी फार्मिंग में ब्रूडिंग इस प्रकार से की होगी। अब वो कैसे होगी मैं पहले दिन से ही आपको जो है कूलिंग पैड चालू करके बता दूंगा, या फिर टेम्परेचर में सेट करके बता दूंगा। मैं आपने 33 डिग्री सेट किया है, फार्म के बाहर का टेम्परेचर कितना है उसके अकॉर्डिंग जो है फार्म के अंदर का हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। उसका जो मैं जरूर वीडियो बना के बताऊंगा, आपको ब्रूडिंग बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाएगी। तो कुल मिला के इसी फार्मिंग में ब्रूडिंग इस प्रकार से की जाती है। हमें जो है टेम्परेचर अगर मान लो 33 डिग्री हमें मेंटेन करना है और बाहर का 45 है, तो हमें कूलिंग पैड पहले दिन से भी चलाना पड़ सकता है। जैसे एक फार्मर भाई ने कमेंट करके पूछा था कि क्या कूलिंग पैड जो है हमें पहले दिन से चलाना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, अगर फार्म के बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है और फार्म के अंदर हमें कम चाहिए तो कूलिंग पैड पहले दिन से भी चल सकता है। और अगर मान लीजिए बाहर 35 36 35 36 अगर चल रहा है तो फिर हमें कूलिंग पैड की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमें जो है जैसा चल रहा है हम जो है चलता रहेगा। तो ये हो गया हमारा जो है इसी फार्मिंग में ब्रूडिंग करने का तरीका। अब दोस्तों एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो छूट गया था कि फार्म के अंदर हम टेम्परेचर तो कंट्रोल कर लेंगे, किंतु मान लीजिए बरसात के समय या फिर ठंड के समय में टेम्परेचर कम है, बाहर का टेम्परेचर कम है, अब फार्म के अंदर का हमें टेम्परेचर अगर बढ़ाना है या फिर मेंटेन रखना है तो हम कैसे मेंटेन रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो कंट्रोल पैनल आता है उसमें आता है टाइमर। तो टाइमर में 2 मोड आते हैं, एक आता है टाइमर में ऑन टाइम और दूसरा आता है ऑफ टाइम। गर्मी के समय में हम क्या करेंगे कि हमारा जो ऑन टाइम बढ़ा देते हैं और ऑफ टाइम हम कम कर देते हैं, जिससे क्या रहता है कि फार्म के अंदर ये गैस जो है समय समय पर निकलती रहती है। अब ठंड के समय में हम क्या करेंगे, अगर हमें फार्म के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करना रहता है, मान लीजिए
जो भी जितना भी हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होगा तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो है ऑन टाइम कम कर देंगे, ऑफ टाइम बढ़ा देंगे। ऑफ टाइम बढ़ा देंगे तो फार्म के अंदर की गैस जो है वहीं के वहीं पे रुकेगी, मतलब फार्म के अंदर की गर्मी वहीं के वहीं पे रहेगी और टेम्परेचर जो है थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा। मतलब कुल मिला के हमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है इसमें, सिर्फ हम ऑन टाइम बढ़ा दो और ऑफ टाइम ऑन टाइम कम कर दो और ऑफ टाइम बढ़ा दो, तो फार्म के अंदर की जो एग्जॉस्ट फैन वो कम चलेंगे। अब कम चलेंगे फार्म के अंदर की जो गर्मी है वो मेंटेन हो जाएगी। मतलब इसमें हम दोनों प्रकार से मोड में हम काम कर सकते हैं कि इसी फार्मिंग में जो है हम टेम्परेचर बढ़ाना हो तो हम बढ़ा भी सकते हैं और घटाना हो तो हम घटा भी सकते हैं। अच्छा, एक और जो तरीका ये है भी है कि हम जो है जहाँ पे कूलिंग पैड के ऊपर हम मोटर चलाते हैं तो वहाँ पे हम कूलिंग पैड के सामने हीटर वगैरह भी लगा सकते हैं, ताकि वहाँ से जो हवा आए वो गर्म हवा होके आए और उससे जो है फार्म के अंदर का टेम्परेचर जो है मेंटेन हो जाए। वो एक ब्रूडिंग करने का एक दूसरा तरीका है, वो जो है मैं बताऊँगा। किंतु मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं इस आने वाली बैच को जो है मैं पूरे एक स्टैंडर्ड के हिसाब से ही फार्मिंग करके बताऊंगा। कितने स्क्वायर फीट पहले दिन चाहिए, कितने स्क्वायर फीट दूसरे दिन चाहिए, कितना टेम्परेचर पहले दिन चाहिए, कितना टेम्परेचर दूसरे दिन चाहिए, निप्पल रिंगर सिस्टम में फार्मिंग करके बताऊंगा, इसी फार्मिंग करके बताऊंगा, 0.80 स्क्वायर फीट पे चिक्स लेके वो फार्मिंग करके बताऊंगा, ताकि फार्मर भाइयों का जो भी डाउट है वो पूरी तरीके से जो है डाउट दूर हो। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं आपको थोड़ा सा ही बताना चाहूँगा कि अब जो है मैं कल से रिनोवेशन का काम चालू करूँगा, तो उसमें डेली जो है आप मेरे वीडियो का इंतजार कीजिए और डेली वीडियो देखिए, ताकि आपको जो है सारी जानकारी पूरी जो है डे वाइज मिल जाए, कैसे हम फार्म की तैयारी करें और कैसे हम फार्म को जो है रिनोवेट करें या फिर फार्म के अंदर फॉल सीलिंग करें या फिर जो भी छोटा मोटा काम हो उस काम को हम जो है घर बैठे आसानी से कैसे करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।